रोमाटाइड अर्थराइटिस। कल मैंने आप लोगों को बोर्ड पे लिखा था कि रोमाटाइड अर्थराइटिस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सही, करंटली नो क्योर इज अवेलेबल, कोई ट्रीटमेंट इसकी करंटली नहीं है। इसके अलावा हम इसको एक मेडिसिन दे सकते हैं जिसको हम कहते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमाटाइड ड्रग्स, यानी हम डिजीज के अंदर मोटिफिकेशन लेकर आ सकते हैं, हम सिम्टम को बेहतर बना सकते हैं, लाइफस्टाइल या जो उसके जॉइंट अफेक्टेड है उसके अंदर हम बेहतरी लेकर आ सकते हैं। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप लोग पढ़ के आने, उसके अंदर हम इम्यून सप्रेशन ड्रग्स देते हैं, इसके अलावा कुछ इंफ्लेमेटरी मीडिएटर या स्टेरॉइड ड्रग्स हम दे रहे होते हैं, या पेशेंट को हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सही, सबसे गोल ऑफ मैनेजमेंट, मेन मकसद क्या होता है अगर हम रोमाटाइड अर्थराइटिस को ट्रीट करते हैं? फोकस ऑन रिलीविंग पेन, क्योंकि इस पेशेंट को ज्यादातर पेन होता है, तो इसलिए मेन मकसद होता है कि पेशेंट पेन फ्री हो, ठीक है। और उसके लिए अगर हम उसको मेडिसिन देते हैं तो हम उसको पेन किलर दे रहे होते हैं उस पेन को खत्म करने के लिए, मेन मकसद ये होता है, क्योंकि उसका इलाज तो है नहीं। सेकंड, प्रिवेंटिंग डैमेज और डिसेबिलिटी, उसके जो भी ज्वाइंट्स इन्वॉल्व है उसके अंदर डिसेबिलिटी ना हो, उसको प्रिवेंट करना। थर्ड पे, पेशेंट एजुकेशन अबाउट द डिजीज, मेन मकसद एक ये होता है कि आप पेशेंट को डिजीज की प्रोग्रेशन, डिजीज के साइन सिम्टम या उसकी पैथोजेनेसिस के बारे में, या उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशन है, कितना लॉन्गर ड्यूरेशन लगेगा, मेडिसिन वो कितने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लेंगे, उसके बारे में हम पेशेंट को एजुकेशन दे रहे होते। फिजिकल थेरापी फॉर स्ट्रेचिंग एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, के अलावा हम फिजिकल थेरापी अगर पेशेंट घर पे खुद से करवाना चाह रहे होते हैं तो हम उसको उस जॉइंट्स के जो अफेक्टेड जॉइंट्स है या जो इन्वॉल्व जॉइंट्स है उसके बारे में उसको बता रहे होते हैं कि आपने एक्सरसाइज कैसे करना है। ज्यादातर एक बॉल आता है प्लास्टिक का, सही है, पेशेंट को वो दिया जाता है कि इसको ऐसे दबा के रखो, सही है, ऐसे दबाते खोलते, उससे क्या हो जाता है, उसके जॉइंट की एक्सरसाइज हो जाती है, तो डिसेबिलिटी से वो बच जाता है। अच्छा, ग्लव्स भी आते हैं, सही। ऑक्यूपेशनल थेरापी फॉर स्प्लिन एंड एडप्टिव डिवाइस, इसके अलावा हम पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरापी देते हैं। स्प्लिन और एडप्टिव डिवाइस का मतलब होता है, लेट सपोज कि अगर एक पेशेंट डिसेबल है, वो हैंडिकैप पर्सन है, उसकी वजह से सपोज नी जॉइंट इन्वॉल्व है, ठीक है, इसके अलावा इसके लिए जो वो भी वॉकिंग के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहा होता है उसके बारे में उसको एजुकेशन देना कि किस तरह ये डिवाइस आपने इस्तेमाल करनी है। ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड अर्ली एंड शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड, ट्रीटमेंट को एज सून एज पॉसिबल अर्ली स्टेज के अंदर हमने स्टार्ट करवानी है। जितने अर्ली पेशेंट डायग्नोज हो जाएगा उतनी अच्छी हम डिजीज के प्रोग्रेशन को स्टॉप करवा सकते हैं, अरेस्ट करवा सकते हैं। अर्ली एग्रेसिव ट्रीटमेंट नेसेसरी होता है। अगर हम अर्ली एग्रेसिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि टाइम पे हमने डायग्नोज किया और टाइम पे हमने प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट करवा दी पेशेंट को, तो डिजीज के प्रोग्रेशन को हम रोक देंगे, डिसेबिलिटी के चांसेस कम हो जाएंगे। जी देखो, ऑक्यूपेशनल थेरापी ऐसे जी ज्यादातर बच्चों के अंदर भी दे रहे होते हैं, सही है। बच्चों के अंदर इसका तरीका ये होता है, अच्छा, बच्चों के अंदर ये तरीका होता है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 3 कलर के अलग अलग बॉल है, सही है, इसमें से रेड है, ब्लू है, पिंक है, ये उठाओ यहाँ पे रखो, सही है, ये चेयर है गिरी हुई है, इसको सीधा करके लाइन में लगा दो, सही है। अलग अलग के कलर के अगर बॉल पड़े हुए हैं, सही, तो वो बॉल को अलग अलग कलर के साथ ऐसे मिलवा दो, एक जैसे शेप की चीजों को इकट्ठा करो, उसको वहां साइड पे रखो। यानी ये एक थेरापी, एक वो है, हम कह सकते हैं कि एक ट्रेनिंग है। उसने अगर वो डिवाइस इस्तेमाल नहीं की, जैसे आजकल रिमोट वाले व्हीलचेयर आए हुए होते हैं, वो रिमोट से चलते हैं, सही, तो उसके बारे में जब पेशेंट को हम एजुकेशन दे रहे होते हैं उसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसकी ऑक्यूपेशनल थेरापी है। ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन मोडिलिटीज फॉर रोमाटाइड अर्थराइटिस। रोमाटाइड अर्थराइटिस सबसे पहले हम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, सही, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें। सेकंड नंबर पे हम स्टेरॉइड ड्रग देते हैं। थर्ड पे डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमाटाइड ड्रग। इम्यून सप्रेसेंट थेरापी हम करते हैं, ऐसे मेडिसिन देते हैं पेशेंट को कि उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए, वो ज्यादा एंटीबॉडीज ना बनाए, ज्यादा अमाइनोग्लोबुलिन या ज्यादा इंफ्लेमेटरी मीडिएटर ना बनाए। बायोलॉजिकल थेरापी हम करते हैं, पेशेंट की बारी बारी एक को पढ़ेंगे, और इसके अलावा आखिर में आते हैं हम सर्जरी के ऊपर। नासेड नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। कॉक्सिप फॉर सिम्टम कंट्रोल। मोस्ट कॉमनली रोमाटाइड अर्थराइटिस के अंदर कॉक्सिप्स के नाम से मेडिसिन आती है, वो हम एडवाइस कर रहे होते हैं पेशेंट को, ठीक है। चाहे उसको जॉइंट्स का कोई भी पेन होता है, आप जाओगे ऑर्थोपेडिक वार्ड में, आपको देखना है कि कॉक्सिप के नाम से टेबलेट आती है, वो एज अ पेन किलर वो यूज कर रहे होते हैं, और वो नासेड है यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है। क्या करती है ये वाली मेडिसिन? रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग बाय इनहिबिटिंग COX-2 एंजाइम, ठीक है, एक एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं COX-2 एंजाइम, वो यानी साइक्लोऑक्सीजिनेस।
साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को ये मेडिसिन इनहिबिट करती है। डू नॉट अल्टर कोर्स ऑफ डिजीज, सही है। इसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन अगर आप पेशेंट को देते हो उसका पेन रिलीफ हो जाएगा, उसकी डिजीज की जो प्रोग्रेशन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पेशेंट से पेन खत्म हो जाएगा, वो पेन फ्री हो जाएगा। क्रोनिक यूज शुड बी मिनिमाइज, सही है। क्रोनिकली हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि नासेड मोस्ट कॉमन काज किस चीज की है? जीआईटी के डिसऑर्डर, नाम बताए बीमारी का। वेरी गुड, पेप्टिक अल्सर, सही है। पेप्टिक अल्सर के मोस्ट कॉमन काज नासेड और स्पेशली इसके अंदर हम बात करते हैं तो डिस्पिरिन या एस्पिरिन, सही है। इसलिए अगर हम क्रोनिकली इस्तेमाल करेंगे तो इस मेडिसिन से पेशेंट को तो पेन फ्री हो जाएगा, डिजीज रोमाटाइड अर्थराइटिस के ऊपर या उसके प्रोग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, जो एडवर्स साइड इफेक्ट है वो पेशेंट के अंदर होंगे, इसलिए लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम इस मेडिसिन को अवॉइड करेंगे। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट रिलेटेड टू जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, और जीआई ट्रैक्ट के अंदर ये पेप्टिक अल्सर के मोस्ट कॉमन काज है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं। बोथ सिंथेटिक एंड इंट्रा आर्टिकुलर आर इंपॉर्टेंट इट डन इन मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। हम या तो डायरेक्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर लगाते हैं, सही है, स्टेरॉइड ड्रग, या उसको आईवी हम दे रहे होते हैं। इंडिकेशन फॉर सिस्टेमिक स्टेरॉइड आर, इसके अलावा अगर पेशेंट को नीड पड़ जाए कि हम उसको लोकल नहीं सिस्टेमिक स्टेरॉइड ड्रग्स दे रहे जो जिस सारे सिस्टम के ऊपर जिसका इफेक्ट हो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड फ्लेयर, ठीक है। हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस अगर एक पेशेंट को है इसको हम ज्यादातर क्या करते हैं कि सिस्टेमिक स्टेरॉइड ड्रग्स अवॉइड करते हैं, लेकिन जब जिस पेशेंट को रूमेटॉइड फ्लेयर्स हो जाए, फ्लेयर्स वर्ड डिजीज में जहां पे आ जाए इसका मतलब होता है डिजीज is going to worsening, डिजीज के साइन एंड सिम्टम मजीद खराब हो रहे। अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्रोनिक हो जाए, सही है, और साइन एंड सिम्टम इसके अलावा जो हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे कि जीआई सिस्टम इसके अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन, थ्रू आउट होल बॉडी, क्योंकि ये सिस्टेमिक मल्टी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, अगर सारे सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए फिर हम उस पेशेंट को कहते हैं कि ये अब रूमेटॉइड फ्लेयर के साथ है, इनकी बीमारी मजीद खराब हो गई, फिर हम उस पेशेंट को देंगे सिस्टेमिक स्टेरॉइड। For extra articular rheumatoid like rheumatoid वेस्कुलाइटिस एंड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इसके अलावा अगर पेशेंट को एक्स्ट्रा आर्टिकुलर रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, मीन के रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, हमने कहा था कि आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिजेनरेशन होती है, लेकिन अगर उसके आर्टिकुलर कार्टिलेज के बाद जो सॉफ्ट टिश्यू है, लेट्स सपोज के टेंडन लिगामेंट भी इसने इन्वॉल्व कर दिए अराउंड द कार्टिलेज, उस पेशेंट को भी हम सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट को रोमेटॉइड वेस्कुलाइटिस हो गया, ठीक, अगर इस रोमेटॉइड की वजह से ब्लड वेसल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया नियर बाय द जॉइंट्स, तब भी हम देंगे सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसके अलावा अगर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, अगर इस रोमेटॉइड की वजह से हमारे एल्वेलाइज के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिर भी हम सिस्टेमिक स्टेरॉइड देंगे मेडिसिन। इज अ ब्रिज फॉर 6 to 8 वीक बिफोर द एक्शन ऑफ डीमार्ट बिगिन, ठीक है, ये कब हम स्टार्ट करवा रहे हैं, ये एक ब्रिज होता है, 6 से 8 वीक तक ये हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा तो फिर हम डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग स्टार्ट करते हैं पेशेंट को। मेंटेनेंस डोज ऑफ टिनिन जी और लेस ऑफ प्रेडेंसिलिन डेली इन पेशेंट विद एक्टिव रोमेटॉइड अर्थराइटिस। स्टार्ट हम किससे लेते हैं, टिनिन जी, सही, अगर और मोस्ट कॉमन इसके अंदर हम ये वाली मेडिसिन देते हैं प्रेडेंसिलिन के नाम से, जिस पेशेंट को एक्टिव रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, मीन से डायग्नोज हुआ हो कि इस पेशेंट को रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। सम टाइम इन प्रेगनेंसी व्हेन अदर डीमार्ट कैन नॉट बी यूज्ड, सही है, और ज्यादातर प्रेगनेंसी के अंदर जब दूसरे डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स हम नहीं दे सकते तो वहां पे हम प्रेडेंसिलिन को इस्तेमाल करते हैं। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड एजेंट, ड्रग दैट एक्चुअली अल्टर द डिजीज कोर्स, सही है, उसको हम कहते हैं ये ऐसी मेडिसिन होती है जो बीमारी को ट्रीट नहीं करती, अलबत्ता उसके जो साइन एंड सिम्टम होते हैं उसको रिड्यूस करते, कम करने की कोशिश करते। पेन है या बीमारी इधर उधर ज्वाइंट्स के अंदर या नियर बाय टिश्यू के अंदर फैलेगी, वो अरेस्ट हो जाएगी, उसको टाइम ज्यादा लगेगा, उसको हम कहते हैं कि ये डिजीज के अंदर या साइन एंड सिम्टम के अंदर मॉडिफिकेशन आ रही। should be used as soon as diagnosis is made, सही, कब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे पेशेंट डायग्नोज हो जाए कि इसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। अपीयरेंस ऑफ बेनिफिट डिलेड फॉर वीक्स टू मंथ, इसके अलावा इसके जो हमें बेनिफिट्स या रिजल्ट मिलते हैं उसमें हफ्ते या मंथ्स लगते हैं, तब जाके हमें पता लगता है कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स ने कुछ इफेक्ट किया, पेशेंट बेहतरी की तरफ जा रहा है। नासेड मस्ट बी कंटिन्यू विद देम अंटिल ट्रू रिमिशन इज अचीव,
तब तक हम इसके साथ नासिएट मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जब तक हमें पता ना हो कि बीमारी ट्रू रिमीजन रिमीजन में उसके अंदर किसी डिजीज के अंदर जब हम रिमीजन की बात करते हैं या मेडिकल में जब हम रिमीजन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि डिजीज के साइन एंड सिम्टम बेहतरी की तरफ आना, उसको हम कहते हैं दिस इज रिमीजन ऑफ डिजीज। तो जब तक उस बीमारी के साइन एंड सिम्टम के अंदर बेहतरी नहीं आती, हम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स प्लस डीमार्ड मेडिसिन दोनों कंबाइन ही दे रहे होते हैं पेशेंट को। इंडक्शन ऑफ ट्रू रिमीजन इज अनयूजुअल, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रू रिमीजन है कि पेशेंट कंप्लीटली बेहतर हो जाएगा, ऐसा हो भी सकता है, ये अनयूजुअल है। कभी होता है किसी मरीज के अंदर ऐसा हो सकता है कि उसके साइन एंड सिम्टम बेहतर हो जाते, अक्सर मरीजों के अंदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डीमार्ट कॉमनली यूज, इसके बारे में आप लोग पढ़ के आए हो, मैंने कल असाइनमेंट दिया था। मेथोट्रोक्सिकेट, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, सल्फाजाइलिन एंड लेफोनामाइड, ये कौन सी मेडिसिन है, कौन सी क्लास है? हाँ सीआर नहीं, सही। चलो बारी बारी एक की क्लिनिकल इंफॉर्मेशन अबाउट डीमार्ट। हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन की बात करते हैं, ठीक है। किसको पता है ये कौन सी क्लास ऑफ ड्रग्स है? मैं तो मोड ऑफ एक्शन नहीं पूछ रहा हूँ, और एसआर आप बता दो। वेरी गुड, एंटी मलेरियल है लुकमान। एंटी मलेरिया ड्रग्स है, लेकिन हम इसके अंदर यूज कर रहे थे एज ए डिजीज मॉडिफाइड ड्रग, ठीक। 200 mg अगर हम डोज की बात करते हैं, ट्वाइस डेली, 3 मंथ, देन वंस डेली, ठीक है। हम 200 mg यानी बीडी इस्तेमाल करेंगे 3 मंथ तक पेशेंट के लिए, और उसके बाद 3 मंथ कंप्लीट हो गए, उसके बाद हम ओडी डोज पे आ जाएंगे। साइड इफेक्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्किन के अंदर पिगमेंटेशन, रेटिनोपैथी, रेटिना, ये लॉन्गर ड्यूरेशन की इसकी कॉम्प्लिकेशन है। रेटिनोपैथी इससे हो जाते हैं, नूजिया, इसके अलावा साइकोसिस एंड मायोपैथी। साइकोसिस पता है सबको? जी, साइकोसिस देखो 2 टाइप के मेजर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, एक को हम कहते हैं साइकोसिस एंड सेकंड इज न्यूरोसिस। साइकोसिस के अंदर क्या होते हैं, अभी अपने पास लिख लो, याद कर लो इसको, बाद में आपका काम आएगा साइकोलॉजी के अंदर। साइकोसिस एंड न्यूरोसिस जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं हम दो में क्लासिफाइड करते हैं, एक डिजीज क्लास को हम कहते हैं न्यूरोसिस, सेकंड को हम कहते हैं साइकोसिस, ठीक। लिखो अपने पास, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। सी सेकंड इज न्यूरोसिस। साइकोसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स सुन लो, इसको हम कहते हैं कि ये मेजर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। ऐसे याद कर लो, हम दो इनिशियल डोज क्या होते हैं, 2 इनटू डेली पर बोतल हम जैसे पेशेंट को। साइड इफेक्ट रैशेस होते हैं स्किन के ऊपर, माइलो सप्रेशन पे। इसके अलावा जो मसल होती है उसके अंदर सप्रेशन आ जाती है, इसकी एक्टिविटी इतनी नहीं होती है, मसल की जो टोनिसिटी हो जाती है। ब्लड काउंट हम करते हैं इसके साइड इफेक्ट देखने के लिए। इसके अलावा सीबीसी और 6 टू 8 वीक के अंदर हम सीबीसी एक रिपीट करते हैं और एक इलेक्ट्री 1 टू 2 मंथ इसके ऑनसेट ऑफ एक्शन है। ऑनसेट ऑफ एक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर मेडिसिन से हमें कोई मॉडिफिकेशन मिलती है